let's start with a super quick revision of the first chapter of GST, that is GST in India and introduction. करते हैं शुरुआत फर्स्ट चैप्टर रिवीजन का. सुपर क्विक रिवीजन जो आपको लास्ट डे के लिए यूज करना है. फट 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 मैक्सिमम चीजें, ओके, ऑलमोस्ट ऑल सारी की सारी चीजें मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगी इन लिमिटेड टाइम. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि कौन सा डेट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है. तो सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में कौन से डेट से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. जम्मू एंड कश्मीर को वो एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 8 जुलाई 2017. सो आज के दिन का अगर हम पोजीशन देखें तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जीएसटी सबको पता है. दो टर्म्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, एंड दूसरा जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स. जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होता है वो टाइम पे उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, फिर अभी जीएसटी लाने से पहले हमको क्या करना पड़ा था? जीएसटी लाने से पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा था. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी. ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं, ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये आपके लास्ट डे रिवीजन नोट्स है. ठीक है, जो मैंने बनाए हुए हैं, कट शॉर्ट करके बनाए हुए, क्योंकि लास्ट डे रिवीजन के लिए फर्स्ट टाइम के लिए प्लीज इसको यूज मत करना. ठीक है, ये लास्ट डे के लिए बनाए हुए हैं. ये आपके मेन नोट्स के अंदर से ही बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने लास्ट डे पे रिवाइज नहीं की तो भी चलेगा, वो यहां से मैंने निकाल दिया है. ओके, एंड बाकी सारी चीजों को भी शॉर्ट में कवर करने का कोशिश किया, सो दैट आप इससे फट अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, चलो कमिंग बैक टू जीएसटी. तो जीएसटी लाने से पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा था. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया, उसको प्रपोज किया, लोकसभा से अप्रूवल लिया, राज्यसभा से अप्रूवल लिया, उसके बाद में प्रेसिडेंट सर ने हमको अपना अप्रूवल दिया, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स ने भी अपना अप्रूवल दिया. पहले लोकसभा हुआ, फिर राज्यसभा हुआ, फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स ने अप्रूवल दिया, फिर उसके अंदर प्रेसिडेंट सर ने भी अपना अप्रूवल दिया. एंड उसके बाद में आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, एंड फिर उसके बाद में आपका जीएसटी लॉ बन गया. ठीक है, 1 जुलाई 2017 से हमने उसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया. जम्मू कश्मीर ने तब तक हाँ नहीं बोला था, तो हमने जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी सब जगह पे एप्लीकेबल कर दिया. 8 जुलाई को, विद इन अ वीक्स टाइम, 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी उस चीज के लिए हाँ बोल दिया, और फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया टू द होल ऑफ इंडिया. जैसे आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ वैसे ही कुछ एक्ट्स बन गए. ठीक है, जीएसटी लॉ लेकर आए ना, जीएसटी लॉ अगर लेकर आए तो कुछ एक्ट्स तो बनने चाहिए. कौन कौन से एक्ट्स बनेंगे? सीजीएसटी एक्ट 2017 बना, आईजीएसटी एक्ट 2017 बना, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 बना, फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट 2017 बना, एंड लास्ट में हर स्टेट सबने अडॉप्ट तो कर ही लिया था, तो हर स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट 2017 भी बना दिया. ठीक है, अभी इसमें अभी यूनियन टेरिटरीज जो थे, ठीक है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, लेकिन उसमें से 5 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिन्होंने बोला कि हमको अपना खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाना है, तो हम यूटीजीएसटी एक्ट फॉलो करेंगे. लेकिन 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिन्होंने बोला कि हमको यूनियन टेरिटरी बन के नहीं रहना है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, हम खुद का स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आएंगे, हम खुद के लॉज बनाएंगे. ठीक है, तो दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया. ठीक है, ये तीनों ने क्या बोला? ये तीनों ने बोला कि वी विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट, वी वांट आवरसेल्व्स टू बी कंसिडर्ड एज स्टेट. मींस कैन वी कॉल देम एज यूनियन टेरिटरी विथ देयर ओन स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, उन्होंने खुद ने अपना स्टेट लेजिस्लेचर बनाया, तो उनकी गिनती हम स्टेट्स के साथ में करेंगे. और बच गए आपके 5 यूनियन टेरिटरीज, कॉल डी एंड अदर्स. अगर आपको याद होगा तो चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, योर लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड एनी अदर टेरिटरी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. ये 5 के लिए क्या बोल दिया? ये 5 के लिए बोल दिया कि भाई, ये 5 के लिए बोल दिया कि इन्होंने अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाया, तो इनको हम आज के दिन भी क्या ट्रीट करेंगे? इनको हम आज के दिन भी यूनियन टेरिटरीज ट्रीट करेंगे. एंड अगर हम इनको यूनियन टेरिटरीज ट्रीट कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दे विल फॉलो विच एक्ट? दे विल फॉलो द यूटीजीएसटी एक्ट 2017. ठीक है, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जीएसटी के अंदर. अब एक चीज को चालू करता है. सबसे पहले तो जीएसटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होने वाला है? ठीक है, जीएसटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वैल्यू एडेड टैक्स. ठीक है, हमने मेन लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता है अल्टीमेटली उतने अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स आने वाला है. ठीक है, और ये एक ऐसा टैक्स है जो मैन्युफैक्चर के ऊपर भी आएगा, सेल के ऊपर भी आएगा, रीसेल के ऊपर भी आएगा, कंजम्पशन, बेसिकली मैन्युफैक्चर से लेके कंजम्पशन तक जो कुछ भी होने वाला है उसमें ये वाला टैक्सेस आने वाला है.
ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा जीएसटी उन्होंने ये वे से डिजाइन किया हुआ है कि हर लेवल पे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। मतलब जब भी हम सेल करेंगे तो वो टाइम पे टैक्स पेएबल आने वाला है। ठीक है, वो टैक्स पेएबल में से हमने ऑलरेडी अपने परचेज करते टाइम पे जितना भी टैक्स पे कर दिया था वो माइनस हो जाएगा, तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कंटिन्यूस चेन रहता है, इस वजह से जो भी लोग रहते हैं इन द चेन उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कभी नहीं आता, और टैक्स का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, टैक्स का बर्डन फाइनली शिफ्ट हो जाता है ऑन द फाइनल कंज्यूमर। एंड जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें आईटीसी के वजह से देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता जो पुराने वाले स्कीम के अंदर लगता था। ठीक है, अभी अभी देखो नया लॉ लाया है तो पुराने लॉ के अंदर कोई ना कोई तो खामियां होगी, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स होगा, इसीलिए वो लोग ने नया लॉ लाया। यस, देयर वर सम डेफिशिएंसीज। अभी क्या डेफिशिएंसी पुराने लॉ के अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो पुराने वाले लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं था, कुछ कुछ चीजों के लिए क्लैरिटी नहीं था कि भाई वो गुड्स है कि वो सर्विसेज है। ठीक है, तो हमको हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि उसके ऊपर वैट लगाए कि सर्विस टैक्स लगाए, जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, तो उस चीज के लिए जीएसटी ने क्लैरिटी दे दिया। ठीक है, दूसरी बात आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी भी लगता था, और फिर उसको जब आप सेल करोगे तो वैट भी लगता था। ठीक है, तो और जो वैट लगता था ना वो वैल्यू इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगता था। तो भाई वो तो प्रॉब्लम हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, मल्टीपल टैक्सेस का प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका डेफिशिएंसी था दैट इज कि जब आप वैट एक्साइज ड्यूटी भी लगता था और फिर वैट भी लगता था। वैट जब आप गवर्नमेंट को पे करते थे ना, तो आपने जो पहले जो टैक्सेस सेम गुड्स के ऊपर आपने जो पहले एक्साइज ड्यूटी पे किया हुआ है वो सेनवैट का आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि दोनों टैक्सेस है ना अलग अलग गवर्नमेंट को जाते थे, तो कोई आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं देता था। तो उस वजह से फाइनल वैल्यू के ऊपर पूरा का पूरा लोड आ जाता था दोनों टाइप के टैक्सेस का, और अल्टीमेटली तो कस्टमर फंस गया बेचारा। ठीक है, फिर उसके बाद में पहले वाले सिस्टम के अंदर मल्टीपल टैक्सेस होते थे। ठीक है, लग्जरी टैक्स बोल दिया, टैक्स ऑन परचेसेस बोल दिया, अनाप शनाप नाम के टैक्सेस वो लोग लगा देते थे। अब वो सब उन्होंने क्या कर दिया है, इकलौता टैक्स बना दिया है एज जीएसटी। ठीक है, फिर दूसरा ये था कि भाई वैट और सर्विस टैक्स एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं था। ठीक है, एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं था तो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, वापस से दोनों अलग अलग गवर्नमेंट को जाता था, वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट को, सर्विस टैक्स जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता था, तो कौन दुखी हो गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट दुखी हो गया, बिकॉज आज के दिन तो सर्विस इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स ही नहीं लगा पाया। ठीक है, फिर दूसरा जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होता था तब सीएसटी करके एक टैक्स लगता था। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होता था तब सीएसटी करके एक टैक्स लगता था, और वो सीएसटी का तो क्रेडिट भी नहीं मिलता था। ठीक है, अगर वो सीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो कैन वी से अगेन उसके वजह से आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो उसके वजह से वापस से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस होने वाला है। एंड दूसरा सीएसटी ने तो भाई अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा फंडा ही उल्टा सीधा कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब उनका मेन प्रिंसिपल था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए, मतलब जहां पे अल्टीमेटली गुड्स जा रहा है वो स्टेट के गवर्नमेंट को रेवेन्यू जानी चाहिए। पर सीएसटी अलग था, सीएसटी ने बोला नहीं भाई ओरिजिन बेस्ड टैक्स है हम तो वो उसने पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का फंडा ही हिला दिया था। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे पुराने वाले लॉ के अंदर, जिस वजह से उन लोग ने जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अभी जीएसटी के कुछ फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया जीएसटी के अंदर, जीएसटी उन्होंने क्या मोटो से लेकर आया, वन नेशन वन टैक्स बोल के लेकर आया। ठीक है, अभी जीएसटी जब वो लोग लेकर आए तब उन्होंने क्या बोला, हम दोनों को पावर्स देंगे, मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर्स देंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स देंगे, दोनों को पावर्स देंगे कि तुम मिल के जीएसटी लगाओ। ठीक है, अब मानो जीएसटी का रेट 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। ऐसा नहीं टैक्स डबल हो रहा है, टैक्स रेट तो उन्होंने वैसे भी 18% ही सोचा था, बट पावर्स दोनों को दे दिया तो रेवेन्यू भी दोनों को चला जाएगा। ठीक है, तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद में ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अंदर फिर उन्होंने बोला अच्छा अब बात करते हैं, अब गुड्स हो या सर्विसेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जीएसटी तो लगना है। ठीक है, अब ये हमको ये डिसाइड करना है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो कैसे जीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो कैसे जीएसटी लगेगा। पहले इंट्रा स्टेट का बात कर लेते हैं। ठीक है, विद इन द सेम स्टेट, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, तो वो टाइम पे आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाला टैक्स लगेगा। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, एसजीएसटी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो गया, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इन दैट केस सीजीएसटी टैक्स लगाएगा एंड यूटीजीएसटी एक टैक्स लगाएगा 9%, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी।
ठीक है, अगर इंटर स्टेट हुआ, दो स्टेट्स के बीच में होगा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान हो गया मान लो, तो इन दैट केस आईजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स लगाएगा। अच्छा, ये लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेवेन्यू को डिवाइड कर देगा, रेवेन्यू को बाइफरकेट कर देगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। मैं जो भी बोलते जा रही हूँ आपके पास में बोर्ड पे ऑलरेडी है, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद में मानो अगर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ, मान लो महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम इंट्रा यूनियन टेरिटरी तो नहीं मान सकते, ना ही इंट्रा स्टेट मान सकते, तो इसको हम इंटर स्टेट मानेंगे। वापस से यहाँ पे आईजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लगाएगा और फिर उसके बाद में वो आईजीएसटी को हम स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। फिर उसके बाद में इन लोग ने बोला कि अभी हर प्रोडक्ट, हर गुड्स, हर सर्विसेज के ऊपर हमको टैक्स रेट्स में वेरिएशन रखना है। कोई प्रोडक्ट्स पे कम लगेगा, कोई प्रोडक्ट्स पे ज्यादा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, गुड्स, अपने इंडिया में जितने भी कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं इनको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कोड कॉल्ड एज एचएसएन, ठीक है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे इन्होंने वो गुड्स को क्लासिफाई कर दिया। हर गुड्स के सामने उसका एचएसएन कोड लिख दिया और उसके सामने उसका रेट ऑफ जीएसटी लिख दिया। तो अगर सपोज आज के दिन आई एम एंटरिंग इनटू एनी पर्टिकुलर बिजनेस और अगर मुझे देखना है कि भाई मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट्स एप्लीकेबल है, तो मैं सीधा वो रेट शेड्यूल में जाके अपना प्रोडक्ट का नाम ढूंढ सकती हूँ, उसके बाजू में उसका एचएसएन कोड लिखा रहेगा, उसके दूसरे बाजू में उसका रेट ऑफ जीएसटी लिखा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के लिए भी उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। इतने सारे सर्विसेज है इंडिया में, तो सर्विस प्रोवाइडर्स है और इतने सारे टाइप ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड होते हैं, तो सारे सर्विसेज को उन्होंने डिवाइड कर दिया इन डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स देके उसको, एंड उसका नाम दिया है एसएसी। एसएसी स्टैंड्स फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड, ओके। सर्विस अकाउंटिंग कोड बोल के उसको क्लासिफाई कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अभी फिर उसके बाद में जीएसटी ने 3 चीजें और लेकर आई, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हर एक पर्सन जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, पहली बात तो सबको कंपलसरीली रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखो, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाएंगे, बट सबसे पहले उन्होंने बोला ओनली इफ योर टर्नओवर, क्या कहा मैंने, ओनली इफ योर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर जाता है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, तब तक आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने बेनिफिट दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। उन्होंने बोला कुछ छोटे बिजनेसमैन है, कुछ छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स है जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके ऊपर क्यों इतना लोड डालते हैं। हम उनको बोलेंगे तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी टर्नओवर रहेगा उसके ऊपर एक फ्लैट रेट ऑफ जीएसटी, डिस्काउंटेड रेट, 18% नहीं, कुछ ना कुछ कम, एक डिस्काउंटेड रेट ऑफ जीएसटी आप पे करके खत्म करो, सो दैट उनके लिए ईजी हो गया। देखो, उनको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन उनको पूरा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ टैक्स पे कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड रेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर लोगों ने पूछा सर कोई चीजों में छूट भी मिलेगी क्या, ठीक है, मतलब कोई ऐसे गुड्स या कुछ ऐसे सर्विसेज भी है क्या जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो सरकार ने बोला जी हाँ है ना, क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ गुड्स है, कुछ एसेंशियल गुड्स रहेंगे, कुछ एसेंशियल सर्विसेज रहेंगे विच आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, जिसके लिए गवर्नमेंट है ना नोटिफिकेशन लेकर आएगी एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बोल देगी कि ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में वैसे ही आया आपका जीएसटी कॉमन पोर्टल, ठीक है। जीएसटी कॉमन पोर्टल में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई अभी हम इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया में आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा रिफॉर्म आपका जीएसटी है, ठीक है। तो हम इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, तो हमको सब कुछ ऑनलाइन रखना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना है, टैक्स पेयर के लिए भी ईजी रहना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए भी ईजी रहना चाहिए। तो इन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दी कॉल्ड एज gst.gov.in, ठीक है। ये अपना कॉमन पोर्टल है, अपना बेसिक वेबसाइट है, ठीक है। ये अपना बेसिक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं। अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके ऊपर ले सकते हैं, टैक्सेस का पेमेंट करना है तो उस पर कर सकते हैं, अपन को जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने हैं तो हम इस वेबसाइट वगैरह को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो वेबसाइट है ना, दिस इज मेंटेन्ड बाय जीएसटी नेटवर्क विच इज अ सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटरफेस हो गया ना टैक्स पेयर के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में बात करने के लिए इकलौता मोड हो गया जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हर चीज के लिए हम ये वेबसाइट यूज करेंगे एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज योर फॉर फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ठीक है। हम आगे जाके अपने सिलेबस में पढ़ेंगे समथिंग अबाउट ई वे बिल। तो ई वे बिल के लिए हम ये वाली पोर्टल यूज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वेबसाइट है ई वे बिल gst.gov.in, हम उसका इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। उसके अलावा हर एक चीज कौन से वेबसाइट पे होने वाली है, कॉमन पोर्टल पे होने वाली है, दैट इज www.gst.gov.in। ठीक है। और ये वाले जो वेबसाइट है इसका काम क्या है, या फिर जो GSTN है, GST नेटवर्क जो है वो क्या काम करेगी, मतलब वेबसाइट किस चीज के लिए काम आनी चाहिए। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो ये वेबसाइट काम आनी चाहिए, टैक्सेस का पेमेंट करना है तो ये वेबसाइट काम आनी चाहिए। वो IGST याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रहा था और शेयरिंग हो रही थी बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में, वो कैलकुलेशन भी GSTN के वेबसाइट के बैकएंड पे ही होने वाली है। फिर उसके अंदर अगर जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करना है, ये वेबसाइट को यूज करो। ठीक है। टैक्स पेयर का कुछ भी डेटा है अगर वो गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, टैक्स, तो वेबसाइट क्या करेगा, वेबसाइट टैक्स पेयर का डेटा एनालाइज करेगा और उसे MIS रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। वो टैक्स पेयर के प्रोफाइल को एनालाइज करेगा, वेदर आई एम अ रेगुलर टैक्स पेयर और आई एम अ डिफॉल्टर टैक्स पेयर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कौन करने वाला है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डन बाय द GSTN। ठीक है। अभी GSTN को इतना बड़ा वेबसाइट बनाने का है तो उसको IT वाले लोगों का भी तो हेल्प लेना पड़ेगा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोगों का भी तो हेल्प लेना पड़ेगा। तो इट कैन टेक हेल्प ऑफ GSP। GSP स्टैंड्स फॉर व्हाट, GSP स्टैंड्स फॉर GST सुविधा प्रोवाइडर्स। जैसे आपका IT कंपनीज हो गए, बड़े IT कंपनीज हो गए, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, टैक्समैन हो गया एक्सेट्रा, इन लोग का मदद लेगा और इन लोग की मदद लेके वो रिसोर्सेज डेवलप करेगा, वो वेबसाइट डेवलप करेगा। एंड फिर उसके बाद में, ठीक है, GSPs तो आपके बड़े कंपनी हो गए जो एक तरह से गवर्नमेंट को मदद कर रहा है कि भाई ठीक है हम वेबसाइट डेवलप करेंगे। फिर ये GSPs और आगे मदद ले सकते हैं और छोटे छोटे डेवलपर्स, ठीक है, छोटे छोटे डेवलपर्स जो लोग GSPs को मदद करेंगे अल्टीमेटली टू मेंटेन दिस वेबसाइट ऑफ gst.gov.in। ठीक है। फिर उसके बाद में वो ये लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है। याद है आपको स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट। तो अभी पहले कैसा होता था पता है, पहले है ना कुछ डीमेरिट प्रोडक्ट्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, टोबैको वगैरह जैसा हो गया, पान मसाला वगैरह हो गया, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है, या फिर कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स है, मोटर कार्स वगैरह हो गया। तो पहले कैसा होता था पता है, ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना पूरा का पूरा टैक्स कौन कलेक्ट करता था, पूरा का पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। अब क्या हो गया, अब GST आ गया। अगर अब GST आ गया है तो देयर इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। पहले पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेता था, अब वो टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन उठा के बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा सेस लगा देंगे कॉल्ड एज GST कॉम्पनसेशन सेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा एंड फिर वो वाले स्टेट्स को देगा जो नहीं चलेगा करके चिल्ला रहे थे ना, उनको देगा एज अ कॉम्पनसेशन। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान से। अभी GST कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। तो वैसे तो हम बोलेंगे कि GST सब गुड्स एंड सब सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है। अभी जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उसके ऊपर GST बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, इट इज टोटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। ठीक है। फिर वो जो आपके 5 प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो 5 प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर आज के दिन GST एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई भी नोटिफाइड डेट जो GST काउंसिल फ्यूचर में जाके नोटिफाई करेगा, वो कोई भी डेट से उसके ऊपर GST एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। एंड अगली बात ये है कि रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट के ऊपर भी अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, आपका रेडीमेड हाउस प्रॉपर्टी हो गया या फिर आपका लैंड हो गया, उसके ऊपर भी आज अभी तक GST एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गया आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। और फिर आपके वो जो 5 पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर फिलहाल GST एप्लीकेबल नहीं है, बट कोई भी फ्यूचर डेट से उसके ऊपर GST एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। अभी यहाँ देखो मैंने इसको मतलब समराइज किया हुआ है। अभी सबसे पहले तो अल्कोहलिक लिकर के ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड एक्सेट्रा के ऊपर GST एप्लीकेबल होगा जब GST काउंसिल उसको रेकमेंड करेगी। तो मैम क्या ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है? नहीं, ये टैक्स फ्री नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अभी भी पुराने वाले टैक्सेस इसके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जब ये मैन्युफैक्चर होगा, जब ये प्रोड्यूस होगा, तब उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, और जब ये बेचोगे तब GST तो एप्लीकेबल नहीं है, पर वैट एंड CST, वैट मतलब इंट्रास्टेट हुआ तो वैट, इंट्रास्टेट हुआ तो CST, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पेट्रोलियम क्रूड एक्सेट्रा, इसके ऊपर भी
आज के दिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, पर जब ये मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो गया तब उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, और जब आप उसको बेचोगे तब उसके ऊपर वैट या सीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये तो वो वाले 2 प्रोडक्ट्स हो गए जिसके ऊपर अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था। फिर बात आई 2 ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसके ऊपर जीएसटी तो एप्लीकेबल है, प्लस साथ में इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा होगा तब। जैसे टोबैको है, ठीक है। अभी देखो ये वाले जो प्रोडक्ट्स है ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं, ये दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो उन लोग बोल रहे हैं कि डबल टैक्स भी हुआ या ज्यादा टैक्स भी लगाया तो भी अच्छा ही है, ठीक है। क्या ही प्रॉब्लम है, जिसको कंज्यूम करना है वो तो वैसे भी करेगा और गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाएगा। सो टबैको के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उन्होंने बोला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम एप्लीकेबल कर देंगे, सेल करते वक्त एनीवे जीएसटी एप्लीकेबल है। सेम वे ओपीएम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, और जब आप बेचोगे तब इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल एनीवे है, क्योंकि दैट वाज नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। समझ रहा है इतना, ठीक है। तो ये 4 ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसका स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वहां पे सेल के टाइम पे वैट या सीएसटी एप्लीकेबल होगा। जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो वहां पे एनीवे जीएसटी ही एप्लीकेबल रहने वाला है, लेकिन चारों प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। फिर अब ये देखो, अभी ये जो पुराने वाले 2017 से पहले क्या सीन था, 2017 से पहले ये सीन था कि दूसरे टैक्सेस एप्लीकेबल थे, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सीएसटी हो गया, एक्सेट्रा, ये सब तो एप्लीकेबल थे। फिर जुलाई 2017 से इन लोग ने ये सारे के सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर दिया, ठीक है। किसके अंदर सब्स्यूम कर दिया, इन्होंने इसको सब्स्यूम कर दिया, मिक्स कर दिया, मिलावट कर दिया इनटू जीएसटी, ठीक है। अब इसका मिलावट करते वक्त इन्होंने बोला हमने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत हमने फॉलो किए व्हाइल सब्स्यूमिंग द ओल्ड टैक्सेस इनटू जीएसटी। तो इसके अंदर क्या क्या फॉलो किया उन्होंने बोला पहली बात तो जो भी टैक्सेस अभी जीएसटी के अंदर सब्स्यूम होने वाला है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम मत कर दो, ठीक है। दूसरी बात, वो ऐसे वाले टैक्सेस होने चाहिए विच शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक जब भी गुड्स पहुंचता है तब बीच बीच में जो भी टैक्सेस होते थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे एंड उन सबके जगह पे इकलौता टैक्स आ जाएगा, दैट इज जीएसटी, ठीक है। फिर दूसरा, ऐसे कोई भी टैक्सेस है विच आर नॉट रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, उसको सब्स्यूम मत करना, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, नॉट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, नॉट रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज, उसको सब्स्यूम नहीं करना है। अच्छा, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, दीज आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको सब्स्यूम कर डालो, ठीक है। एंड चौथी चीज उन्होंने बोला भाई रेवेन्यू फेयरनेस होनी चाहिए, मतलब पहले कैसा हो रहा था पता है, सर्विस टैक्स का रेवेन्यू सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा था, ठीक है, वैट का रेवेन्यू सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा था। अब उन्होंने बोला नहीं चलेगा, रेवेन्यू फेयरनेस चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बराबर के अमाउंट के अर्निंग्स करने चाहिए, ठीक है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या बोला कि ये जो फॉलोइंग टैक्सेस है, दीज फॉलोइंग टैक्सेस विल बी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, ओके, दीज विल बी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। अभी आप देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेंट्रल टैक्सेस दिख रहा होगा, ठीक है। सेंट्रल टैक्सेस में आपके हर टाइप के एक्साइज ड्यूटी, जैसे आपके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये वाले एक्साइज ड्यूटीज आपके पूरे के पूरे सब्स्यूम हो जाएंगे, ठीक है। सीएसटी जो आपका पहले था वो सब्स्यूम हो जाएगा, सर्विस टैक्स जो आपका पहले था वो सब्स्यूम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले जैसे आपका सरचार्ज एंड सेस जो लगता था, जैसे इनकम टैक्स के अंदर भी तो लगता है ना, सरचार्ज एंड सेस रहेगा, वो भी सब्स्यूम हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा और फिर वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा। वैसे ही स्टेट टैक्सेस जो पहले थे, आपका वैट था, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट था, एंट्री टैक्स करके टैक्स होता था, टैक्सेस ऑन परचेजेस होता था, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट होता था, इन सबको उन्होंने बोला खत्म करो और उसको लेकर आ गए वो लोग वैट के अंदर, सिवाय एक, दैट इज एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडी, ठीक है। लोकल बॉडी अगर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहा है तो वो अभी भी लगेगा, वो सब्स्यूम नहीं हुआ है, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी अगर अभी भी लग रहा है तो भी उसने सब्स्यूम नहीं किया है, वो एक्स्ट्रा लगेगा। आई बात समझ में, ठीक। फिर उसके बाद में अभी जीएसटी का सबसे बड़ा लाइफलाइन क्या है, जीएसटी का सबसे बड़ा लाइफलाइन इज आईटीसी, ठीक है। आईटीसी के बिना नए लॉ एंड पुराने लॉ के बीच में कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
तो उन्होंने बोला कि भाई आपके पास में अगर आईजीएसटी क्रेडिट है, हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास में आईजीएसटी क्रेडिट है तो उसको पहले यूज करो अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी। फिर भी अगर आपके पास में क्रेडिट बच जाता है तो उसको किसी के भी सामने यूज कर लो, सीजीएसटी या एसजीएसटी के सामने। फिर अगर आपके पास में सीजीएसटी क्रेडिट है तो सबसे पहले यूज करो अगेंस्ट सीजीएसटी लाइबिलिटी। फिर भी अगर क्रेडिट बच जाता है तो उसको यूज करो अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी, लेकिन एसजीएसटी के सामने नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखना, सी के बीच में एंड एस के बीच में हमेशा एक क्रॉस आता है, मतलब सीजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी लाइबिलिटी के सामने नहीं जा सकता एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, ठीक है। तो वैसे ही एसजीएसटी की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है तो उसको किसके सामने यूज करेंगे, उसको हम यूज करेंगे अगेंस्ट एसजीएसटी लायबिलिटी। फिर भी अगर पैसा बच गया तो उसको यूज करो अगेंस्ट आईजीएसटी, लेकिन सीजीएसटी लायबिलिटी के सामने वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ा सारा का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कि भाई ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो जो भी कंज्यूमिंग स्टेट की गवर्नमेंट रहेगी अल्टीमेटली रेवेन्यू वो वाले गवर्नमेंट को जाना चाहिए। आधा रेवेन्यू वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए और आधा रेवेन्यू तो एनीवे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है। दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड। याद आ रहा है इतना, ठीक है। और फिर उसके बाद में याद है जब भी हम क्रेडिट यूज करते हैं, ठीक है, मानो हमने सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया फॉर पेइंग द आईजीएसटी लायबिलिटी, तो हमने वो टेबल बनाया था, सीजीएसटी क्रेडिट यूज कर रहे तो सीजीएसटी अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा टू द आईजीएसटी कॉलम। मतलब कौन किसको टैक्सेस एक्सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी अकाउंट को टैक्सेस एक्सपोर्ट कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में अच्छा, इसके लिए अगर आपको कोई डिटेल्ड वर्किंग चाहिए तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ है, उसके अंदर हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, आप उसमें से एक बार देख सकते हो, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। फिर उसके बाद में गोइंग टू द नेक्स्ट वन, उन्होंने बोला क्या फायदे हैं, ओके, जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट्स है। तो जीएसटी के बहुत बेनिफिट्स हैं। उन्होंने बोला सबसे पहली बात तो ये इकलौता इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो वन नेशन वन टैक्स हो चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया एक ही मार्केट बन चुका है। आपको उसको स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कहीं से भी खरीदो कहीं पे भी बेचो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स ही लगने वाला है, ठीक है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से इंडिया में मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा भागने लग गया, ठीक है। मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा भागने लग गया तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए बिकॉज इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लोग इंडिया में ही बिजनेस चालू कर रहे हैं अभी, बराबर है, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये आईटीसी वगैरह की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, पोर्टल होने की वजह से, कॉमन पोर्टल होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, ठीक है। वेबसाइट बनाने की वजह से, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से सारी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी है एंड उस वजह से हमारी कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो चुकी है। पहले जो काम 5 अकाउंटेंट मिलके करते थे कंपनी में, अब वो शायद 2 अकाउंटेंट भी कर सकते हैं शायद, ओके, ऐसा इन लोग क्लेम कर रहे हैं। कंप्लायंस कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो छोटे बिजनेसमैन है वो तो अपने जीएसटी रिटर्न्स भी खुद से ही फाइल करने लग गए, बिकॉज दे इफ यू हैव अ सर्टेन नॉलेज तो वो लोग बोलते हैं कि इट इज सो सिंपल टू डू। अच्छा, सिमिलरली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेके सर्विस सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर से लेके टर्शियरी सेक्टर तक सबको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट टोटली मिट गया, ठीक है। अब बार बार टैक्स लग ही नहीं रहा है, ओके। और फिर उसके बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह सेट करने की वजह से, कॉम्पोजिशन स्कीम लेकर आने की वजह से स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। देन गोइंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। क्या हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर? अभी उन्होंने बोला इंडिया है ना 3 टियर में ऑपरेट करता है। सबसे ऊपर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में आपका लोकल अथॉरिटी। अभी ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपना अपना टैक्सेस लेवी कर सकते हैं अगर उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स है तो, ठीक है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स, आर्टिकल नंबर 265 पहले ही बोल देता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर्स नहीं दिया है तो वो अथॉरिटी के बिना आप टैक्सेस लेवी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक का नॉर्मल रूल था एज पर आर्टिकल नंबर 245 कि पूरे इंडिया के लिए, ओके, पूरे इंडिया के लिए अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है अकेला, और अगर स्टेट्स के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के लिए लॉ बनाना है तो वो स्टेट का लेजिस्लेचर वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में
आर्टिकल नंबर 246 ने बोला ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 3 लिस्ट बना देते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे पावर्स डालेंगे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास में है। स्टेट लिस्ट के अंदर हम वो सारे मैटर्स डाल देंगे जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर हम वो वाले मैटर्स डाल देंगे जिसका पावर्स दोनों के पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इज आपका जीएसटी। जीएसटी में जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो दोनों को ज्वाइंटली लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट as well as state government. So now GST is forming part of which list? GST is forming part of the concurrent list. ठीक है, अभी उन्होंने बोला ये सब तो ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज पहले पावर्स किसके पास में थे? पहले पावर्स थे सिर्फ या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थे या तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में थे टू लेवी द टैक्सेस। लेकिन अभी जीएसटी में तो हमने पहले ही बात कर लिया ना, इट इज अ ड्यूअल मॉडल फॉर्मेट। अगर ड्यूअल मॉडल फॉर्मेट है तो कैन वी से दोनों को पावर्स देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को जॉइंट पावर्स देना पड़ेगा टू लेवी द जीएसटी। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल नंबर 246A, जहां पे उन्होंने बोला पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट दोनों मिला के दे विल हैव द पावर्स टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, दोनों को मिलजुल के पावर्स दे दिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है पार्लियामेंट के पास में है ना इंटर स्टेट सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या काम है ना, इंटर स्टेट सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटिंग जो भी पावर्स है वो अकेले किसके पास में है? वो अभी भी अकेले सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल जीएसटी का बात करें तो वो पावर्स किसके पास में रहने वाला है? वो पावर्स रहेगा विद बोथ ऑफ देम, पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। ठीक है, अभी इंटरस्टेट सप्लाई के लिए स्पेसिफिकली, इंटरस्टेट में ना 2 डिफरेंट स्टेट है या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, उसके लिए उन लोग ने एक और आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल नंबर 269 है। बोला इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जब भी होगा, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जब भी होगा तब हम एक टैक्स लेवी करेंगे कॉल्ड एज आईजीएसटी। दिस विल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगा और उसको 2 जन के बीच में डिवाइड करेगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, जो स्टेट गवर्नमेंट वाला रहेगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया मतलब एक तरह से वो कॉमन फंड में चला गया। ठीक है, जबकि ये पैसा किस में जाना चाहिए? कैन वी से ये पैसा जाना चाहिए वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पास। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और नया आर्टिकल इंसर्ट किया, दैट इज द आर्टिकल नंबर 279A। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आर्टिकल नंबर 279A के अंदर क्या बोला? उसके अंदर बोला कि भाई एक जीएसटी काउंसिल बनाओ। ठीक है, जो 2016 के अंदर ही बन गई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने उसको ऑलरेडी बना दिया था। बोला कि भाई देखो पहले तुमको चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो, सो तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अभी जीएसटी के लॉज वगैरह अगर बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? सो दैट विल बी मेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के प्रोविजंस बने 12 सितंबर को एंड इमीडिएटली 3 दिन में दैट इज 15th ऑफ सितंबर को प्रेसिडेंट जी ने उसको अप्रूव कर दिया। एंड फ्रॉम 15 सितंबर 2016 जीएसटी काउंसिल केम इनटू पिक्चर। अभी जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन बैठने वाला है? तो जीएसटी काउंसिल के अंदर चेयरपर्सन जो रहेंगे वो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर उसके अंदर कुछ मेंबर्स भी तो आके बैठने चाहिए ना, तो एक तो रहेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये बंदा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो एक ही पर्सन रहेगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु इज लुकिंग आफ्टर ऑल द स्टेट्स, वन पर्सन लुकिंग आफ्टर ऑल द स्टेट्स। ठीक है, और फिर दूसरा बंदे रहेंगे हर स्टेट से हम एक रिस्पेक्टिव मिनिस्टर उठाएंगे हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। तो ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट से बंदे मिला के हमने फाइनली उनको किधर बैठा दिया है? हमने उनको बैठा दिया इन द जीएसटी काउंसिल। अब इनका काम क्या है? अब ये लोग बोलेंगे भाई कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम होने चाहिए, क्या रेट ऑफ टैक्सेस लगाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर एग्जामिशन देने चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, क्या रेट्स ऑफ जीएसटी रहना चाहिए। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एक्सेट्रा हो गया, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए क्या? ठीक है, फिर मॉडल जीएसटी लॉ, जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट जो बनेगा उसके अंदर क्या प्रोविजंस होने चाहिए वो भी डिसाइड करने का काम रहेगा ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, सो ऐसे काम किसके हैं? बेसिकली ये सब जो भी काम है वो सब है जीएसटी काउंसिल के। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो वो पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आज के दिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बट फ्यूचर में तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। कब से जीएसटी एप्लीकेबल करने का उसका डेट भी कौन रेकमेंड कर सकता है? उसका डेट कैन ऑल्सो बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल।
ठीक है, अभी देखो जीएसटी काउंसिल को भी तो कुछ डिसीजंस लेना है ना, तो उसके लिए उसको मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ेगी आए दिन। अभी उस वो जब मीटिंग कंडक्ट करेगा तो उसके अंदर कुछ तो कोरम होना चाहिए ना, कुछ तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट हाफ। ओके, एटलीस्ट हाफ, जितने भी आपके जीएसटी काउंसिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है मल्टीप्लाइड बाय हाफ, एटलीस्ट इतने लोग तो मीटिंग के अंदर होने चाहिए, तो ही वो मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग मानेंगे। ठीक है, अभी वो मीटिंग के अंदर अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन के लिए हमको मेजोरिटी की वोटिंग मिलनी चाहिए। ओके, मेजोरिटी लोग वो चीज के लिए हाँ बोलने चाहिए, तो मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4। ओके, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है और जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उसमें देखो 75% लोगों ने क्या बोला है। ठीक है मैम, अभी यहाँ पे ना डायरेक्ट 75 नहीं लेना, आपको 75% आपको लेना है ऑफ द वेटेड वोट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करो, उसको एक वोट दे दो 1/3 का। स्टेट गवर्नमेंट का वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करो, मतलब कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है, उनको एक वेट दे दो 2/3 का। ऐसा करके आपको वेटेड एवरेज परसेंटेज कितना आना चाहिए, वेटेड एवरेज परसेंटेज आपको एटलीस्ट 3/4 आना चाहिए, 75% आना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई जो प्रपोज किया गया था वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दैट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। ठीक है, इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है लेक्चर के अंदर, जब आप फर्स्ट लेक्चर चेक करोगे तब आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 368 क्या बोलता है, आर्टिकल 368 बोलता है कि भाई अगर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर ही कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, मानो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ चेंजेस करना है, तो फिर वो भी कर सकते हो। 3 लेवल अप्रूवल चाहिएगा, लोकसभा का अप्रूवल चाहिएगा बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए रहेगा वापस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, और फिर स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबका अप्रूवल चाहिए रहेगा ऑफ एटलीस्ट हाफ। अगर ये इतने अप्रूवल्स आपको मिल गए तो अगर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर भी कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस आप जीएसटी काउंसिल के अंदर कर सकते हो। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा यहाँ पे कोरम, कोरम हाफ होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा डिसीजन के लिए, कोई भी डिसीजन अप्रूव करने के लिए 3/4 ऑफ द मेजोरिटी का वोट्स चाहिए, 3/4 ऑफ द वेटेड एवरेज का हमको वोट्स चाहिए, तो ही वो डिसीजन अप्रूव होगा। और अगर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो फिर उन्होंने बोला कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकसभा के पास जाओ 2/3 अप्रूवल लो, राज्यसभा के पास में जाओ 2/3 अप्रूवल लो, स्टेट्स के पास में जाओ एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स हाँ बोलने चाहिए वो चेंजेस करने के लिए। अगर ये सब हो जाता है एंड अगर ये सब हो जाता है तो आप जीएसटी काउंसिल के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर एवरीवन, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके ना मेजर पॉइंट्स थे। ठीक है, ये आपके मेजर पॉइंट्स थे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। आई होप यू आर यूजिंग दीज वीडियोस फॉर योर लास्ट डे रिविजन ओनली। फर्स्ट टाइम के लिए प्लीज इसको यूज मत करना, आपके लिए बहुत फास्ट होगा। एंड यू नो ये हम वो लाइंस पे पढ़ रहे हैं जैसे हमने अपने फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ा था ना, हम वही सीक्वेंस वही लाइंस में पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में ही आप ये रिवीजन को यूज करो, रिवीजन वीडियोस को यूज करो। एंड इसके जो नोट्स है वो मैंने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, मेरा वेबसाइट है arpitatulsian.com। ठीक है, वो वेबसाइट पे फ्री नोट्स करके एक सेक्शन है, वहाँ पे आप जाओ एंड वहाँ पे आपको ये समरी नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट डे के लिए, आप इसको मस्ती से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है अर्पिता तुलसियान, वो टेलीग्राम चैनल में भी मैंने ये नोट्स को पोस्ट किया हुआ है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसका जो भी लिंक है, ठीक है, इसका जो भी लिंक है नोट्स वगैरह डाउनलोड करने का टेलीग्राम वगैरह का, वो मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। यस, एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही पैटर्न में आपको फुल फ्लेजेड पढ़ाई करनी है तो इसके लिए रेगुलर लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उसका भी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको मजा आया है पढ़ने के लिए, सो डू लेट मी नो बाय वे ऑफ कमेंट्स, इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच, सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। यस।